प्रवीण जी, नमस्कार डॉक्टर। तो आज हम कैंगन मशीन को डिसमेंटल करके देख रहे हैं कि क्या ऐसा कारण है कि जो कम्पिटिटिव जो आयनाइज़र मार्केट में हैं वो क्यों इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जी डॉक्टर। और साथ ही साथ आज हम अपने जितने भी हमारे भाई जो कैंगन में काम कर रहे हैं, जितने हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा कि बेसिकली मशीन की वर्किंग क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, अभी हम बेंगलोर भी जाके आए हैं तो हमने देखा है कि बहुत से लोग एनर्जेटिक लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। हालांकि मैं पहले भी बता दूं, यहाँ मेरे दो डिस्क्लेमर हैं। पहला ये कि ये हमारा अपना होम यूज़ मॉडल है और इसे हम अपनी ही इच्छा के साथ डिसमेंटल कर रहे हैं, और हम एक प्रॉपर जो है नॉलेजेबल पर्सन या एक प्रॉपर प्रोफेशनल की प्रेजेंस में ही इस मशीन को डिसमेंटल करके और वापस असेंबल करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस तरह के स्टंट को अपने घर में रिपीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी भी मशीनें इस टाइम कैंगन आयनाइज़र की मार्केट में हैं वो सभी सेम मेथड सेम मॉडल पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि 40 ईयर से कंपनी का ये पेटेंटेड मॉडल है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कुछ चेंज हो गया। तो मैं लास्ट फिर से एक बार बोलूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ ये इसीलिए किया गया ताकि आप लोग इस चीज़ को देख सकें और समझ सकें। प्लीज़ अपने घर में अपनी मशीन को डिसमेंटल ना करें। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज और एजुकेशन के पर्पज़ से इस मशीन को डिसमेंटल कर रहे हैं, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है और इनेजिक इंडिया या इनेजिक जापान या इनेजिक वर्ल्ड वाइड के साथ इस वीडियो का कोई किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तो प्रवीण जी, हम शुरू करते हैं। जी डॉक्टर, बिल्कुल। प्लीज़ कंटिन्यू। सबसे पहले हम मशीन के जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उन्हें अलग करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मशीन का फ्रंट पैनल है, ये मशीन के साइड पैनल्स हैं और ये मशीन का बैक पैनल है। ठीक है। मशीन के फ्रंट पैनल पे हम बात करें तो सबसे पहले पैनल पे ये चीज़ें आती हैं। यहाँ मशीन का फिल्टर चैम्बर है, इसे मैं सेपरेट करता हूँ। ये मशीन का इनहांसर टैंक है। ठीक है। ये किस काम आता है? इनहांसर टैंक जो है, यहाँ सबसे बड़ा मिथ है लोगों में कि इनहांसर टैंक जो है उसके अंदर किसी तरह का केमिकल ऐड किया जाता है जिससे मशीन जो है वो एल्कलाइन वाटर को प्रोड्यूस करती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे अपनी मशीन के ऊपर, तो यहाँ लिखा गया है, प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी की तरफ से, एक डिस्क्लेमर है कि ये प्रॉपरली एक साल्ट सॉल्यूशन है और इसे मशीन तभी यूज करती है जब हम इस बटन को प्रेस करके 11.5 और 2.5 वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टोटली आर्टिफिशियल वाटर है। और सिर्फ 2.5 pH वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए ही इसे जो है मशीन यूज करती है। सिमिलर मेथड जो है वो 4 लाख का सुपर 501 मॉडल में भी सेम मेथड है। उसमें सेपरेट एक अलग से पीछे की तरफ जो है साल्ट टैंक दिया गया है। यानी कि जो हम पानी पिएंगे इस मशीन से उसमें इस्तेमाल उसमें ये कभी भी किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होता। मशीन जो है, अभी हम आगे चल के देखेंगे भी कि मशीन का अपना ही एक अलग तरह का इलेक्ट्रिकल इंजन है जो एल्कलाइन वाटर को प्रोड्यूस करता है और जिसमें इसका कोई भी यूज़ नहीं करता है। इसे आप चाहें तो घर में यूज कर सकते हैं कि इस बॉक्स को आप अलग करके, इनहांसर टैंक को अलग करके, और आप किसी भी pH पे 7 pH, 8.5, 9.0 और 9.5 pH के वाटर को आप बिना इस टैंक के भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2.5 प्रेस करेंगे और मशीन 2.5 और 11.5 pH वाटर को जब निकालेगा तो वो इनहांसर टैंक की डिमांड करेगा, जो डिस्प्ले पे भी आएगा। ठीक है। तो सिर्फ इस आर्टिफिशियल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए ही मशीन यूज करती है। ओके। इसके साथ ही साथ मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा। यहाँ एक कैल्शियम प्लग है। ये कैल्शियम प्लग जो है हमारे इंडिया के अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि नेचुरल तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो है वो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अमेरिका जैसे कंट्री जो है, जैसे शिकागो है, और अमेरिका में जो सिटी आते हैं शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, वहाँ का पानी ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम नहीं है। तो उन्हें वो कैल्शियम वाटर की रिक्वायरमेंट के थ्रू पूरा करने के लिए डॉक्टर्स के थ्रू उन्हें कैल्शियम टैबलेट्स दिए जाते हैं, जो इस चैम्बर में डालने के बाद वो यहाँ लगाते हैं और ये वाटर के साथ डिजोल्व होगा। बल्कि हमारे यहाँ तो इंडिया में इतना कैल्शियम है कि हमें हर महीने मशीन की क्लीनिंग डेफिनेटली करनी चाहिए, जो कंपनी रिकमेंडेड भी है फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ मशीन। जो इस सिलेंडर में कैल्शियम होगा वो ऑटो यूज होगा या फिर? वो ऑटो यूजेबल है, कंज्यूमेबल है, और उसे टाइम पीरियड के बाद रिप्लेस भी करना होगा। रिप्लेस क्या है, बल्कि जो कैल्शियम टैबलेट है वो खत्म हो जाएगा और जो है उसे फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर कैल्शियम प्लग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पार्ट मशीन के अंदर होते हुए हमारे लिए नॉन यूजेबल है। ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं मशीन के फिल्टर चैम्बर की तरफ। ये एक हाई ग्रेड फिल्टर है और इस फिल्टर की जो स्पेशलिटी है
वो है सैंड, स्लिट और किसी भी तरह का क्लोरीन या अमोनिया अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है। यूजुअली अमोनिया और क्लोरीन तब आते हैं जब पानी को ब्लीच किया गया हो या फिर किसी तरह का वेल वाटर है, यानी कि कुएं से लिया गया पानी है। तो उस पानी को यहीं फिल्टर सेपरेट करना, यानी कि क्लोरीन और अमोनिया को यहीं पानी से अलग कर दिया जाएगा। तो इसे खोलने का बड़ा आसान तरीका है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट किया, ये निकाला और ये फिल्टर है। अब इस फिल्टर के क्या कंपोजिशन है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अगेन फिर से देंगे टीम के लिए। अभी हम आज सिर्फ और सिर्फ मशीन की वर्किंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। तो मैं फिर बता देता हूँ फिल्टर का रोल क्या है। मिट्टी, गंदगी, क्लोरीन और अमोनिया को आपके मशीन के चैम्बर में जाने से रोकना। बहुत से बोलते हैं डॉक्टर साहब कि फिल्टर जो पानी में आवश्यक मिनरल है उनको निकाल देता, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा इस फिल्टर में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम इस फिल्टर को भी एक दिन डाइसेक्ट करके अपने लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल और जो है प्रॉपर हाई ग्रेड फिल्टर मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ और सिर्फ जो स्लिट मिट्टी, यानी कि सीधी सी बात करूँ तो मिट्टी और क्लोरीन और अमोनिया को अंदर जाने से रोकता है। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम जैसे इंडिया में रिकमेंड करते हैं कि प्री फिल्टर बाउल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ। मैं फिल्टर को लेके एक सेपरेट वीडियो हम एक दिन अलग से शूट करेंगे। जी डॉक्टर साहब। तो ये आती है मशीन। यहाँ से हमने मशीन के पार्ट्स को सेपरेट किया और साथ ही साथ ये जो फिल्टर के रबड़ वार्सल्स हैं इन्हें हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप फिल्टर ना लगाएं तो ये जो 9.5 9 से वो पानी नहीं निकाल पाएगी, लाइन या अल्कलाइन बोलते हैं। ऐसा सही बोलूँ तो कुछ भी नहीं है। जब हम मशीन को किसी आरओ के आगे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मान लिया कहीं टीडीएस बहुत ज़्यादा है, टीडीएस को कंट्रोल आरओ ही करेगा। आरओ एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आरओ से निकला हुआ पानी बिल्कुल साफ़ है, जैसा आप और मैं जानते ही हैं, क्योंकि आरओ में 3 स्टेज का फिल्ट्रेशन होने के बाद टैंक फिलअप होता है और टैंक फिलअप होने के बाद जो टैंक में पानी है वो बिल्कुल साफ़ है। तो अगर हम चाहें तो इस फिल्टर को वहाँ से निकाल के और मशीन के साथ जो सीपीयू यूनिट आती है, जैसा हमने देखा है कि वो बिल्कुल एक एम्प्टी यूनिट है, वो सिर्फ एक बाईपास मैकेनिज्म है इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होल के बीच में। तो अगर हम उस फिल्टर को निकाल के सीपीयू यूनिट यहाँ प्लेस करते हैं तो भी मशीन जो है इवन 11.5 pH तक का वाटर भी निकाल के देगी अगर इन आंसर टैंक है तो। नहीं तो सिर्फ सीपीयू की प्रेजेंस में हम पीने का पानी निकाल सकते हैं और फिल्टर लगाने के बाद और फिल्टर हटाने के बाद हमें सेम पीएच सेम रीडिंग्स के साथ हमें वाटर मिलेगा। फिल्टर का सिर्फ यूज़ है अगर हम बिना आरओ के कहीं मशीन को डायरेक्टली लगा रहे हैं तो पानी के अंदर जो भी क्लोरीन और अमोनिया है उसको बाहर करके और अमोनिया फ्री वाटर प्रोड्यूस करना, क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे खुद हमारी बॉडी रिमूव करती है। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ तो ये पेरिफेरल पार्ट में आ जाता है जो हमारी ड्रिंकिंग पाइप है। और मैं आपको यहाँ सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इनेजिक का इस पाइप के ऊपर भी एक पेटेंट है। आप देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबल पाइप है, ये पूरी तरह से इसको किसी भी तरह से हम बेंड कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप सब ने देखा होगा कि एक स्पेशल तरह की प्लास्टिक की कवरिंग है। जितने भी आयनाइजर आपको मार्केट में मिलेंगे उनके ऊपर किसी पे भी इस तरह के प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है। इसका कारण है कि जब पानी बहता है ना तो बहता हुआ पानी अपने साथ हवा को खींचता है। हम सब इस चीज़ को जानते हैं। अब अगर ये पाइप ओपन होगी, जैसा कि इसके अंदर स्टील का चैम्बर है, तो वो अपने साथ हवा को खींचेगा और वो वाटर के ORP को डिक्रीज करेगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट पॉइंट। इसीलिए एक स्पेशल फूड ग्रेड प्लास्टिक की कवरिंग इसके ऊपर की गई है, जिसे एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको बेंड करते हैं तो ये कटेगा, क्योंकि देखो रबड़ है सर, इसकी अपनी लाइफ होती है, तो इसे हमें रिप्लेस करना भी जरूरी है। अगर पाइप कहीं किसी का कोई क्रैक नज़र आता है तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी पाइप जो है उसको चेंज कर लें। इनेजिक की वेबसाइट पे पाइप सेल के लिए अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम। और इस प्लास्टिक कवरिंग के साथ भी मशीन के ऊपर कंपनी का पेटेंट है। इसके बाद आते हैं मशीन के इनलेट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मशीन का बैक पैनल है और आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी स्क्रू के ऊपर किसी तरह की कोई टेपिंग नहीं की गई है। ये परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मार्केट में आपको प्रवीण जी जैसा आप जानते हैं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं मिलेगा जिस पे अगर स्क्रू पे कोई टेपिंग ना हो। सभी पे होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे के सामने है और हम कस्टमर को जब उनके घर मशीन होती है तब भी हम इंस्टॉल होती है तब भी उनको दिखाते हैं कि किसी भी स्क्रू के ऊपर कोई टेपिंग नहीं है। ये मशीन का बैक पैनल है। ये मशीन की पावर सप्लाई यूनिट है। इस पावर
5 से 6 बार साफ किया होगा अपनी अपनी रुमाल से, अपने तौलिए से, उसके अंदर भी मिट्टी मिल जाती है। बिल्कुल। ये तो मशीन एक ऐसी है जो हमारे घर में एक ऐसी जगह रखी गई है जहाँ रफ एंड टफ यूज होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रबड़ मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकल इंजन की हीट को आगे चैम्बर में पास होने से रोकता है। और यहाँ जो चैम्बर में यूज़ किया गया है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि जो सोल्डरिंग है, थोड़ा सा आप नीचे लें कैमरा को, ये जो सोल्डरिंग है देखो, यहाँ सर्किट में फ्यूज़ दिया गया है,
और ये जो जितनी भी सोल्डरिंग है ना, ये टंगस्टन ऑक्साइड की सोल्डरिंग है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोल्डरिंग होती है वो टिन ऑक्साइड की होती है, जबकि यहाँ जो सोल्डरिंग है वो टंगस्टन ऑक्साइड की है। उस बात का पता कैसे लगता है? उस बात का पता लगता है सर्किट के ऊपर जो सोल्डरिंग की गई है उनकी नीट एंड क्लीननेस से। देख सकते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट सर्किट की सोल्डरिंग हुई है, कहीं कुछ फैला हुआ नहीं है। जबकि यूजुअली जब टिन ऑक्साइड की सोल्डरिंग की जाती है तो वो फैलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होने वाली धातु है टिन ऑक्साइड। और यहाँ टंगस्टन में जो सोल्डरिंग की गई है बहुत हाई मेल्टिंग टेम्परेचर का धातु है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता है, तो वो पिघल के फैलता नहीं है। और ये मशीन का इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है, ये वाटर कंट्रोल यूनिट है जो मशीन के पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। और यहाँ एक मैकेनिज्म दिया गया है, इसे बोलते हैं, यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो यूनिट है ये एक एसएमपीएस यूनिट है जो क्या करती है, मशीन के अंदर आए हुए पानी के फ्लो को मशीन के इस इंजन पे रिपोर्ट करती है। ये मशीन का इंजन है, यहाँ रिपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कैंगन मशीन यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर कई बार मशीन जैसे मैसेज फ्लैश करती है, इंक्रीज फ्लो, डिक्रीज फ्लो, तो ये वो ये चैम्बर ही है जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि मशीन में कितना पानी आ रहा है या मशीन से कितना पानी बाहर जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट के रेशो के बेसिस पे ये मशीन एक कैलकुलेशन करती है। इसका माइक्रोचिप एक कैलकुलेशन करता है। माइक्रोचिप मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन के अंदर जो है ये 3 माइक्रोचिप हैं, अगर आप देख पा रहे हो। पहला है, ये पहला माइक्रोचिप है, ये दूसरा माइक्रोचिप है और एक छोटा माइक्रोचिप नीचे है, ये रहा। 3 माइक्रोचिप है, मैं फिर से पॉइंट आउट करता हूँ। पहला है ये रहा, दूसरा माइक्रोचिप है और तीसरा माइक्रोचिप ये है। ये 3 माइक्रोचिप जो हैं ये मशीन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और ये जो नीचे माइक्रोचिप है ये माइक्रोचिप कंट्रोल करता है जो हम कमांड दे रहे हैं, पर्टिकुलर पीएच की जो हम कमांड दे रहे हैं, तो चौथा माइक्रोचिप उस चीज़ को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन आप देख पा रहे होंगे, तो ट्रांसफॉर्मर है। एसएमपीएस और ट्रांसफॉर्मर, ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। क्या आप जानना चाहते हैं प्रवीण जी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल नया है डॉक्टर साहब ये। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जी। तो जितना भी अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट करंट में, जब आपने 2 करंट के बारे में सबने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट एसी, डायरेक्ट करंट डीसी। एसी से डीसी जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसमें एक साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफॉर्मर उस साउंड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से सर्किट में होने वाली डिस्टरबेंस को, या इलेक्ट्रिकल सर्ज जिसे नाम दिया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे वो रोक लेता है। जिससे क्या होता है कि वायर्स जो हैं वो लंबे टाइम तक वर्किंग स्टेज में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वायर्स अपने आप में कटना या फूलना शुरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है। जबकि एसएमपीएस जो हमारे जैसे आरओ के अंदर एक एसएमपीएस लगता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और आरओ पंप को पावर देता है। लेकिन एसएमपीएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो साउंड फ्रीक्वेंसी को ख़त्म नहीं कर पाता, जिस वजह से एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद या पर्टिकुलर कुछ दिनों के बाद वो एसएमपीएस डेड हो जाता है और उसे बदलना पड़ता है। तो आज बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारे आयनाइजर्स जो है वो एसएमपीएस बेस्ड है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एसएमपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ना जाएं। ट्रांसफॉर्मर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। आज जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए जाते हैं वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही बनाए जाते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए। एसएमपीएस टेक्नोलॉजी बनी थी लैपटॉप्स, मोबाइल जैसे कॉम्पैक्ट या छोटे डिवाइसेस के लिए, जिनके अंदर
जा एक ट्यूब के थ्रू कैल्शियम प्लग में। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था, इंडिया